हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के पहले लेक्चर में। तो बच्चों देखो, हमारी जो ये सीरीज है ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही, बहुत सारा प्यार मिला एंड इस सीरीज के थ्रू बच्चों ने कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट गेन किया था। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ और उसी के थ्रू आप लोग भी अपने क्लास 12 का जो एग्जाम अब इतना पास आ चुका है और टाइम कम बचा है, तो इतने कम टाइम के अंदर आप भी मैक्सिमम रिजल्ट पा पाओगे। देखो, ये जो हमारे इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज है ये एक्चुअल में ध्यान देती है उस एस्पेक्ट पर जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप अगर एनसीईआरटी को पूरा उठा करके, खासतौर पर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, अगर इंग्लिश में तुम एनसीईआरटी को उठा करके अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ और लाइन बाय लाइन गो थ्रू करते रहो, बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड रहते ही नहीं है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं फॉर एग्जांपल पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर थीम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपसे कैरेक्टर स्केच के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीजें तो चैप्टर में गिवन ही नहीं है, तो क्या फायदा। आपको बस एनसीईआरटी जो है वो इसलिए दी गई है कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नहीं होगा पॉसिबल। तो इसीलिए ये सीरीज हम लेकर के आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर्स के सभी कीवर्ड्स, माइंड मैप, साथ ही साथ आप लोगों के सामने कैरेक्टर स्केच, थीम सब डिस्कस करेंगे कम से कम टाइम के अंदर, और कंप्लीट समरी आपको हर एक चैप्टर की मिल जाएगी ताकि आपको वो चीजें पता चल सके जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज ना हम फोकस कर रहे हैं आपके 4 मेजर चैप्टर्स पे फ्लेमिंगो बुक के, जो कि है द लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 लव स्प्रिंग, चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर, चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है द रैट ट्रैप, इसको तो आप भूल के भी छोड़ के ना जाएं। इस चैप्टर से हमने पिछले साल में देखा है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, यानी कि ये चैप्टर हाई वेटेज रखता है। थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और ये इकलौता चैप्टर है जो सबसे ज्यादा थीम रखता है क्लास 12 में। यहाँ पे से इतनी सारी हिडन थीम आपको देखने को मिलेंगी जो कि अधिकतर टीचर्स ने बताई भी नहीं है आपको, वो थीम भी है यहाँ पर जहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज इन 4 चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। इन सभी चैप्टर्स की थीम, कैरेक्टर स्केच, समरी वगैरह सब होने वाली है, वो भी हम कोशिश करेंगे 40 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करें, यानी कि एक चैप्टर को 10 मिनट में कवर किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही हमारी इस सीरीज के अंदर बाकी सभी चैप्टर्स को भी हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब आपको मिलेगा। हमारा चैनल बहुत नया नया है, तो जाहिर सी बात है जल्दी से एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रही, इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, चीजें समझ में आए, ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और मैं आपको एक और चीज बोल रही हूँ बेटा, ये जो पूरी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज एनसीईआरटी को उठा करके लास्ट मिनट में ना पढ़ने बैठे, कोई फायदा नहीं होगा एनसीईआरटी से, टाइम बर्बाद होने वाला है। कम टाइम में आप सिर्फ ये मेरी पीडीएफ से गो थ्रू कर लीजिए एक बार। इसके अंदर थीम, कैरेक्टर स्केच आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैरेक्टर स्केच वगैरह सब कुछ गिवन है। सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ, आपको अच्छे खासे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मैं दोबारा से बता देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। मैं नाम की स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सो निकिता सिंह, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, डन। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों सबसे पहले देखो, हम ना आज के कंटेंट क्या क्या होने वाला है, पढ़ाऊंगी क्या मैं, चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, माइंड मैप, समरी आप कह सकते हो। देन वील फोकस ऑन द राइटर। राइटर का नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर एक अच्छा आंसर बनाना है एंड इंग्लिश का एग्जाम, खास तौर पे क्लास 12 का जो इंग्लिश का एग्जाम है, इट इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप किस तरीके से, आपके आइडियाज क्या हैं, आप कैसे उन आइडियाज को लिख रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये एग्जाम ही उस चीज को टेस्ट करने का है। क्योंकि ग्रामर है ही नहीं यहाँ पर, राइटिंग सेक्शन भर भर के है, लिटरेचर भर भर के है, तो यहां से ना आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे मैटर करता है पूरा पूरा एग्जाम। तो बेटा आप जब आंसर लिखने जा रहे हो, और खास तौर पे मैं बात कर रही हूं आपके लॉन्ग आंसर्स की, आप लॉन्ग आंसर लिखने जा रहे हो, आप कितना ही लिख के आ जाओ, कितनी उसमें बातें बोल के आ जाओ, पर जब तक आपने एक तरीके से आंसर नहीं लिखा आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और वो तरीका आता है सबसे पहले राइटर का नाम, थीम एंड कैरेक्टर स्केच। मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगी और ऐसे कुछ सीक्रेट चीजें बताऊंगी, पॉइंटर्स दूंगी मैं आप लोगों को, जो मैं हमेशा से बच्चों को ना एग्जाम से एक दिन पहले बताते आई हूं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है एग्जाम में,
मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो जिसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो शायद मुझसे छूट जाएगा, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं और लास्ट क्वेश्चन मैं कैसे करूं जल्दी जल्दी, तो वो लास्ट मिनट होता है ना कि भाई लास्ट में अब क्या करा जाए, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 0 मिलेगा। तो वहां पर भी ऐसी टेक्निक्स है मेरे पास बताने के लिए कि आपको 0 नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में जो आपको नहीं भी आता होगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इन 3 चीजों पर जरूर ध्यान देंगे। एंड लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वंस अगेन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको अलग से करवाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पीडीएफ आपको मिल जाए टेलीग्राम पे, तो प्लीज डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। या फिर अगर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए मैं इसकी एक वीडियो बना दूं, ठीक है, तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट्स में बताना। जब तक कमेंट्स में नहीं बताओगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको अभी जरूरत किस चीज की है, मैं उस हिसाब से आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं सबसे पहले इन चैप्टर्स पे आज हम फोकस कर रहे हैं। चैप्टर ये एक सेक्शन है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड चैप्टर नंबर, हाँ लास्ट आपका जो रैट ट्रैप है। तो सबसे पहले आते हैं द लास्ट लेसन विच इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे राइटर का नाम लिख देंगे, एवरीवन, कोई भी मिस नहीं करेगा। राइटर का नाम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप जब आंसर लिखना चालू करते हो ना, आंसर लिखने का एक तरीका होता है, पहली लाइन में राइटर का नाम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि द लास्ट लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आंसर पता है कैसे बनेगा, द राइटर ऑफ द चैप्टर अल्फोंस डॉडेट्स, सॉरी डॉडेट्स नहीं, डॉडेट टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग थीम या हाईलाइट्स द फॉलोइंग थीम, और फिर जो थीम है आप वो लिखोगे। तो आप देख रहे हो कितना स्मार्ट तरीके से मैंने यहाँ पर राइटर का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो पूरा पूरा तुम्हें पहले समझना पड़ेगा इंग्लिश एग्जाम में ना करना क्या होता है। जो टीचर बैठा है ना वहां, इन्विजिलेटर जो होगा तुम्हारा, जो पेपर चेक करने बैठा होगा वहां पर, ठीक है, एग्जामिनर, वो नहीं जानता कि तुम कौन हो, राजू हो, रिंकी हो, पिंकी हो, कौन हो, और तुमने साल भर की तैयारी क्या करी है। वो एक बस कागज पे तुमको जज करेगा, उस कागज पे तुमने जितना लिख दिया वही तुम्हारा बस क्या है, उतना ही तुम्हारे पास ज्ञान है। तो तुम जितना भर भर के उसमें डाल सकते हो ना चीजें, अपनी नॉलेज शो कर सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो, उतना करो। तो राइटर का नाम याद करके जा रहे हो, स्मार्ट तरीके से उसे पेपर में लिखना है। अल्फोंस डॉडेट ऐसे दिखते हैं ये, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है द लास्ट लेसन। चैप्टर किस मुद्दे पे बात कर रहा है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। बेटा चैप्टर बात कर रहे हैं लैंग्वेज एज आइडेंटिटी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मदर टंग एंड साथ ही साथ लॉस एंड रिग्रेट। देखो मेजर थीम अगर मैं बताऊं ना चैप्टर की क्या है, मेजर थीम बेटा चैप्टर की ये है, इस पर आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, थीम क्या है ये चैप्टर का मुद्दा है, शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब होता है कि प्रधानता। ये एक ना ऐसी विचारधारा होती है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस होता है जहां पर एक इंसान ये मानता है कि उसकी जो चीज है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। जैसे कि आज के समाज में हमें देखने को मिलता है, क्या आज के समाज में हमें देखने को मिलता है मेल शोविनिज्म। अभी यहाँ पे कोई वो नहीं बोलेगा कि अरे अरे मैम मेल शोविनिज्म कैसे कह सकते हो। मेल शोविनिज्म यानी कि पुरुष प्रधान समाज, जहां पर कुछ लोगों की अभी भी ऐसी सोच है, ऐसी मान्यता है कि भाई जो पुरुष होते हैं या जो मेल है वो ना सुपीरियर है बाकी सभी जेंडर से। तो ये मेल शोविनिज्म है। यहीं पर अगर हम देखें लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब क्या हो जाता है बेटा, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब हो जाता है भाषा। आप भाषा को प्रधान मान रहे हो, आप कह रहे हो कि ये जो भाषा है सबसे ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। तो यहां पर हमें यही देखने को मिला कि कैसे जो फ्रेंच भाषा है उसको एकदम बंद कर दिया गया और बोला गया कि जर्मन भाषा आप अपना ले। तो यहां पर उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करी कि उनकी भाषा सुपीरियर है, राइट। वैसे ही बेटा ये देखो यहाँ पे ना, वैसे तो मैंने और भी कुछ थीम आपके सामने डिस्कस करी है, ये भी है, ये भी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बिना बात के आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगी, सब पढ़ के जाओ, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में कम एफर्ट देते हुए इंग्लिश में हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। लैंग्वेज एज आइडेंटिटी, यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि देखो एक भाषा जो है वो वहां के लोगों की पहचान होती है। अगर आपने उनसे उनकी भाषा छीन ली तो फिर उनकी पहचान एक तरीके से चली गई है। दूसरा देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मदर टंग एंड साथ ही साथ लॉस एंड रिग्रेट। बेटा ये जो लॉस एंड रिग्रेट की थीम है ना, ये आपको देखने को मिल रही है थ्रू फ्रांस। फ्रांस के बिहेवियर से आपको ये थीम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के पास ना हमेशा से क्या था, फ्रांस के पास हमेशा से टाइम था, मौका था वो भाषा को सीखने का। उसने कभी भी उस भाषा को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया, कभी भी उतने वैल्यू नहीं की। लेकिन जब उसे पता चला कि अब ये भाषा नहीं सीख पाएगा वो, तो वो शब्द कैसे डिफाइन करता है वो, कि वो न्यूज उसके लिए एज अ थंडर क्लैप, राइट, कि वो एक थंडर क्लैप के तरीके से थी न्यूज। अब ये जो क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर में भी दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि थंडर क्लैप क्यों बोलता है, क्योंकि वहीं से उसको समझ में आया था कि भाई अचानक से ना उसे एक लॉस की फीलिंग आई कि मैं कुछ खो रहा हूं, है ना। जब देखो कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन जब वो हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कदर का एहसास होता है, कदर आती है मन में, वैल्यू समझ में आती है। तो वही फ्रांस के साथ हुआ। जब उसे पता चला कि अब ये भाषा नहीं सीख पाऊंगा, तब उसे एकदम से रिग्रेट होने लग गया कि भाई मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने सीखा नहीं।
और तब उसे एकदम से लॉस की फीलिंग महसूस होने लगी। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले तो लेट्स, ये पॉइंट वाइज समरी है, बेसिकली दिस इज योर माइंड मैप बच्चों, ठीक है। इस माइंड मैप को आप गो थ्रू करेंगे, मैं आपको वैसे भी एक बार थोड़ा जल्दी से रिकैप करवा देती हूँ, ठीक है। सो जो कहानी है ये स्मॉल फ्रेंच विलेज की सेट है, ठीक है। तो देखो ये कब का समय है, ये तब की कहानी है जब ना जर्मन बोल रही हूँ मैं, जर्मनी, ठीक है। आज के जमाने में जर्मनी बोलते हैं, पहले के टाइम पे से प्रूशिया बोलते थे। तो प्रूशिया जो थी वो बहुत सारे अलग अलग जगहों को मिला करके प्रूशिया उसका नाम दिया गया था। प्रूशिया और फ्रांस के बीच में हो गई थी लड़ाई, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और हुआ क्या था कि ऑटोमन बिस्मार्क ने लीड किया था जर्मनी को और जर्मनी जीत गई। जर्मनी जीत गई तो क्या हुआ, फ्रांस के ना एक छोटे से हिस्से को, ठीक है, उस हिस्से का नाम क्या है, एल्सेस लोरेन, उस हिस्से को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इन्होंने अपने कब्जे में फ्रांस के उस हिस्से को कर लिया था जर्मनी ने। तो जर्मनी ने बोला अब यहाँ पर इस हिस्से में तुम्हारी भाषा यानी कि फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी, अब हमारी भाषा बोली जाएगी। तो हुआ क्या भाई, वहां के लोगों का कल्चर, वहां के जो उस जगह का इतिहास, लोगों की पहचान, वो सब छिन गई जैसे ही उनकी भाषा वहां से उनसे छीनी जाने लगी। तो ये कहानी जो है उस समय की बात हो रही है कि जब ये खबर आ गई थी, जब ये न्यूज या अनाउंसमेंट हो गई थी कि अब फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी, सिर्फ जर्मन भाषा बोली जाएगी। तो उस बीच एक छोटा सा बच्चा फ्रांस, जो कि तुम्हारे मेरे जैसा बच्चा था, जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, उसका मन था कि भाई स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है, जिसने अपना होमवर्क तक नहीं किया था, उसके मन में सिर्फ ये था कि काश इतना अच्छा मौसम है, चिड़िया चहचहा रही है, पीछे वो सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काश मैं बाहर जाकर के खेल कूद सकूं, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ रहा है। और स्कूल में उसके पास है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट से टीचर एम हमेल, ठीक है। और वो टीचर उसकी पक्का पक्का बाट लगाते, पक्का पक्का उसे डांटते, क्योंकि वो अपना होमवर्क करके नहीं जा रहा था। उसे कुछ चीजें लर्न करने के लिए दी गई थी, पार्टिसिपल्स वगैरह, उसने कुछ भी लर्न नहीं किया था। जैसे तैसे वो बेचारा भागते भागते एकदम हाफते हाफते स्कूल पहुंचा। और हालांकि उसे ना रास्ते में समझ में आ गया था कि कुछ तो हलचल हुई है पूरे गांव में, क्योंकि जो बैठक होती है ना टाउन हॉल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, और वहां पे जब भी कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस आता है, खबर आती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ बुरी खबर वो लेकर के आता था। नोटिस बोर्ड पे हमेशा कोई बुरी खबर लगती थी, और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन फ्रांस तो स्कूल जाने की जल्दी में था, भागते भागते स्कूल पहुंचा। अब स्कूल में ना उस दिन बड़ी शांति, संडे को जैसे शांति होती वैसी शांति स्कूल में। उसे लग रहा था कि मैं लेट हो गया हूं, तो स्कूल में जो हलचल होती है ना, डेस्क खुलना, डेस्क बंद होना, बच्चों का रिसाइट करना चैप्टर को, उस आवाज में चुपचाप मैं क्लास के अंदर घुस के बैठ जाऊंगा। लेकिन इतनी शांति थी उस दिन कि उसका पोपट हो गया भाई। इतनी शांति कि वो बेचारा अगर सुई भी गिर जाए ना, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, कि सुई भी गिर जाए तो भी आवाज आ जाए। अब वो जैसी क्लास में घुसा तो एम हमेल जो है वहीं खड़े थे, उन्होंने एकदम से फ्रांस को देखा, उन्होंने एकदम से फ्रांस को बोला, हाँ हाँ भाई तुम इतनी लेट आए हो, चलो जल्दी से अंदर जाओ, अपनी सीट पे जाकर के बैठो। फ्रांस जाकर के सीट पे बैठा। अब उसने देखा वहां पे कुछ अटपटी चीजें। अब वो अटपटी चीजें क्या थी कि क्लास के सबसे लास्ट में जो रो खाली थी, वहां पर गांव के सभी लोग बैठे हुए थे, है ना। वहां पे गांव के सभी जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो सब वगैरह सभी लोग आए हुए थे। अब ये देख करके फ्रांस थोड़ा सा हैरान हो गया, बट हाँ उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से बुक्स वगैरह निकाली, वो बैठ गया और मिस्टर एम हमेल की बातें सुनने लग गया। अब जैसे ही एम हमेल ने अनाउंस किया कि ये मेरी आज आखिरी क्लास है, क्योंकि वहां से नोटिस आ चुका है जर्मनी से, अब फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी स्कूल्स में, तो ये हमारी आज आखिरी क्लास होने वाली है। और यहीं पर फ्रांस के ऊपर तो ऐसे जैसे बिजली गिर गई हो। उसको तब जाकर के वो इमोशंस फील हुए जो आज से पहले नहीं हुए थे। उसे रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने अपनी भाषा को नहीं सीखा, और ये भाषा जो मेरी इतनी नजदीक थी, मेरी मातृभाषा जो मेरी पहचान थी, अब वो मुझसे दूर जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको दोबारा सीख नहीं पाऊंगा। तब उसे वो एहसास हुआ, तब उसे वो रिग्रेट की फीलिंग महसूस हुई कि मैंने पहले क्यों नहीं सीखा जब मेरे पास टाइम था, राइट। तो यहां से हमारा चैप्टर जो है वो एक टर्न लेता है। अब हमारा जो फ्रांस है, छोटा सा बच्चा जो अभी तक उन किताबों को चाह रहा था कि यार ये बोझ मैं हटा करके फेंक दूं और मैं खेलने चले जाऊं, स्कूल ना जाना पड़े, वो बच्चे के लिए वो किताबें इतनी बड़ी उसकी दोस्त बन चुकी थी, जिनको वो अभी जाने छोड़ने के लिए, जाने देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। और वहीं पर जैसे पूरा पूरा दिन गुजरा, सब बच्चों ने बहुत ध्यान से बैठ करके पढ़ाई करी, ध्यान से सुना। फ्रांस ने भी बहुत उस दिन अटेंशन पे किया। जो पीछे बैठे हुए हाउसर वगैरह जितने लोग थे, वो सारे के सारे इतने ध्यान से पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। और जब लास्ट क्लास आई, ये मेरे को बड़ा ही मतलब वैसा मोमेंट लगता है चैप्टर पढ़ के, कि जब लास्ट क्लास आई और ये उनका लास्ट लेसन था चैप्टर का। जस्टिफिकेशन आप टाइटल का देख रहे हो, टाइटल जस्टिफिकेशन की, एक्चुअल में उस दिन के बारे में बात हो रही है जो दिन उनकी लास्ट क्लास का दिन था, जिसके बाद फ्रेंच भाषा दोबारा से नहीं सिखाने वाले थे। एम हमेल 40 साल से स्कूल में काम कर रहे थे, और सब लोग वहां पे एक्चुअल में गांव के जितने लोग थे वो पीछे जो इकट्ठा हुए थे, उनकी सर्विस के लिए उन्हें थैंक यू बोलने आए थे। और जब लास्ट क्लास हुई तो हमारे एम हमेल इतने ज्यादा, एज अ टीचर आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल
उस स्कूल को अब देश की सेवा में समर्पित कर दिए थे कि जब लास्ट क्लास आई तो उनका दिल जो है वो इतना ज्यादा भर चुका था कि वो बोल नहीं पाए और उन्होंने बस लास्ट में क्या लिखा था, इफ यू गाइज रिमेंबर, तो लास्ट में उन्होंने क्या लिखा था बेटा, उन्होंने लास्ट में लिखा था लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना, उन्होंने बोर्ड पर लिखा एंड उन्होंने बस बच्चों को ऐसे हाथ से इशारा कर दिया जाने के लिए, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ खत्म। तो ये था हमारा चैप्टर जहाँ पे हमें समझ में आया लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कैरेक्टर स्केच के बारे में बात करें तो फ्रांस कैसा बच्चा है। अब बेटा यहाँ पर अगर फ्रांस की बात हो तो फ्रांस बहुत ही क्यूरियस सा बच्चा है, उसे ना स्कूल जाने के अलावा आसपास की जगहों में पूरी क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, चिड़िया है उनके पीछे भाग जाऊं मैं, ठीक है। रिबेलियस था, केयर फ्री एटीट्यूड था और इंडिफरेंट था, ठीक है। उसे पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पढ़ना लिखना नहीं है, केयर फ्री एटीट्यूड है, हाँ भाई, ना तो होमवर्क किया है ना कुछ, लेट हो चुका है स्कूल के लिए वो अलग, ठीक है। तो बेटा आपको ना देखो कैरेक्टर स्केच में पढ़ना क्या है। ऑब्वियसली ये पीडीएफ अगर आप चाहेंगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, दिस पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आप दो चीजें आपको कमेंट करनी है, इफ यू गाइज वांट कि मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में श्योर शॉट आने वाले हैं इस बार, वो क्वेश्चंस अगर कवर करवा दूं तो उसके लिए भी प्लीज मुझे कॉमेंट में लिख देना मैम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन या दीदी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। एंड अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज पीडीएफ के लिए भी कॉमेंट कर देना। अगर आपके कॉमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली मैं पीडीएफ का ना काम करूंगी, लिंक जो है वो कॉमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगी ताकि आप फ्री डाउनलोड कर सको, ठीक है। भला हो जाए तुम्हारा, जितना हो सकता है तुम बस पास हो जाओ, अच्छे नंबर ले आओ। तो बेटा आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये एडजेक्टिव्स ध्यान रखने। फ्रांस क्यूरियस था, केयरफ्री था, इंडिफरेंट था। हाउ वाज ही क्यूरियस, हाउ वाज ही इंडिफरेंट, उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, उसे रीड कर लो समझने के लिए, बट एडजेक्टिव्स याद रखेंगे, ठीक है। रिग्रेटफुल, क्योंकि जब उसे खबर आई थी कि आप नहीं पढ़ सकते है ना फ्रेंच भाषा, तो रिग्रेट कर रहा था। रिफ्लेक्टिव, पुराने दिनों को याद कर रहा था। अप्रिशिएटिव, तब उसके अंदर एकदम से न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आ चुकी थी, ठीक है। तो ये सभी आपके वर्ड्स आएंगे। ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। थॉटफुल, तो ये सभी वर्ड्स आप लिखेंगे। एम हमेल की अगर हम बात करें तो ही वॉज डेडिकेटेड, 40 साल उस इंसान ने उस स्कूल को डेडिकेट किए थे। डेडिकेटेड टीचर थे, ठीक है। पेट्रियोटिक थे, है ना, और रिस्पेक्टेड, उनको पूरे गांव भर में सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। नॉस्टैल्जिक, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना। मेलैंकोलिक, इंस्पायरिंग, वाइज, ये सभी वर्ड्स बेटा आपके यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, विच इज रिटन बाय अनीस जंग। जल्दी से प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे अनीस जंग। लॉस्ट स्प्रिंग किसने लिखा है बेटा, अनीस जंग ने चैप्टर लिखा है, जिसके अंदर 2 बच्चों की कहानियां हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो चैप्टर का नाम है, जो टाइटल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेटाफर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफर? मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर का मतलब है कि आप एक शब्द के थ्रू कुछ और दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने हमेशा से ना एक एग्जाम्पल बच्चों के लिए यूज किया है कि अगर जैसे हम कहानियां या गाने, हम गाने सुनते हैं तो 2 तरीके के गाने होंगे। एक बोलेगा कि तुम चांद जैसी हो, जैसे किसी एक राइटर ने, किसी एक लवर ने अपने बेसिकली जिसको वो जिस उसका पार्टनर है उसको बोला कि तुम चांद जैसी हो, तो दैट इज सिमिली, चांद के जैसी, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। लेकिन एक हो जाता है तुम चांद हो, तुम ही मेरा चांद हो, तो वो होता है मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो अब ये चांद जैसी हो और चांद हो, तो अब आप समझ गए, लिटरेशन एंड मेटाफर। यहां पे मेटाफर है लॉस्ट स्प्रिंग। अब जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो बेटा टाइटल जस्टिफिकेशन भी आप ध्यान में रखें। स्प्रिंग का लॉस मतलब खो जाना, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बसंत ऋतु। अब यहाँ पे समझो, हम ना यहाँ पे 2 तरीके से लॉस्ट स्प्रिंग को समझ सकते हैं बेटा। स्प्रिंग जो एक वर्ड है, ये 2 चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली चीज देखो, बसंत ऋतु के अगर हम बारे में बात करें तो हमारे पूरे ये जो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी सीजन्स आते हैं, उन सभी सीजन्स में से जो सबसे सुहाना सीजन होता है वो बसंत ऋतु का मौसम होता है। सही बात है, जहां पे सब फूल खिलते नजर आएंगे, चिड़िया चहचहाती नजर आएंगे, एकदम से ऐसा लगता है कि पृथ्वी जाग उठती है दोबारा से, है ना, ब्लूम करती है, ब्लॉसम करती है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में अलग अलग टाइम आता है, बचपन का समय आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। इन सभी टाइम में से सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा यादगार जो समय आता है वो बचपन का समय आता है, जिस समय पे हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं जिंदगी के अंदर। तो यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं स्प्रिंग को बचपन के साथ, डायरेक्ट कंपैरिजन है। और वो कह रहे हैं कि जैसे कि किसी का बचपन ही खो जाए जिंदगी का, जब आप बूढ़े भी हो जाओगे, तो आप जब आप देखो कॉलेज में चले जाओगे, 12th के बाद कॉलेज में चले जाओगे, अब आप कभी ऑफिस में चले जाओगे, तो आप कभी भी अगर बात करोगे तो अपने, जब भी हम बचपन के बारे में बात करते हैं ना, तो आंखों में खुशी, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ हम उन दिनों को याद करते हैं।
बट सोचो कुछ बच्चों के पास वो बचपन याद करने के लिए बचपन ही नहीं रहा। गरीबी के कारण, इतनी सारी जिम्मेदारियों के कारण उनके ऊपर इतना सारा बोझ आ गया कि उन बच्चों को अपना बचपन वैसे जीने को ही नहीं मिला जैसे कि जीना चाहिए। तो उनका तो वो बचपन, उनकी तो बसंत ऋतु जो है एक तरीके की छिन गई। उसी के बारे में चैप्टर बात करें, दैट इज द टाइटल जस्टिफिकेशन, राइट। आगे आ जाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ब्लूम। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्प्रिंग यहाँ पर जो है बेटा एक मेटाफर है चाइल्डहुड के लिए, ठीक है। हर एक बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है वो ब्राइट फ्यूचर, चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस, है ना। फिजिकल स्टैमिना होता है, वाइटैलिटी होती है, इनोसेंस होती है हमारे अंदर, है कि नहीं। लेकिन उसी स्प्रिंग का खो जाना, उसी बचपन का खो जाना। यहां पर बात हो रही है बेटा पॉवर्टी की, गरीबी के कारण, ठीक है। उनको एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां पर उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ता है, ठीक है। जिम्मेदारियों के बोझ के तले वो बच्चे बचपन में ही खूब बड़े हो जाते हैं और उन्हें वो बचपन देखना पड़ता है जो बचपन तो उसे हम कह ही नहीं सकते ना, वो बचपन तो रहा ही नहीं, है ना। उन बच्चों को वो समय देखना पड़ता है, उन्हें वो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं जो शायद हमें बड़े होकर के लाइफ में फेस करनी होती है। तो वो बचपन केयर फ्री, बचपन का मतलब क्या है? मासूमियत से भरा, जिम्मेदारियों से मुक्त, है ना, केयर फ्री, वो समय उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में बात करें, ये आपकी थीम है। पॉइंट वाइज में समरी बता देती हूँ। सबसे पहला जो आपका चैप्टर का पहली स्टोरी है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। और ये जो कहानी है, ये कहानी यहाँ पर सीमापुरी के रैग पिकर्स के बारे में है, ठीक है ना। ये कहानी बेटा किसकी है? सीमापुरी के रैग पिकर्स। ये कहानी है साहिबे आलम की कहानी। तो हमारी जो राइटर है अनीस जंग, बेसिकली वो क्या होता है, वो ना एक दिन बस ऐसे ही अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो घर के बाहर ना एक बहुत बड़ा सा कचरे का ढेर होता है, ठीक है। अभी कचरे का जो, अब ये सीमापुरी कहाँ है बेटा? ये ना आपको चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज पे अटेंशन हेयर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि देखो दिल्ली है, दिल्ली के पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब क्या है? अगर मैं अब इसको दिल्ली, अगर मैं बोलूँ ये क्षेत्र दिल्ली है, पेरीफेरी यानी आउटस्कर्ट्स, यानी कि उसके इसे क्या बोलेंगे हम? बॉर्डर, यस। तो यानी कि इसके बॉर्डर पर सीमापुरी जो है वो इसके बॉर्डर पर है, लेकिन मतलब दिल्ली के पास है। अब ये क्वेश्चन आता है, बुक में लिखा हुआ है कि सीमापुरी दिल्ली के पास है, फिर भी दिल्ली से कोसों दूर है, कैसे? दिल्ली का मतलब क्या है? अब आई अंडरस्टैंड दिल्ली का मतलब, दिल्ली इज दिल्ली, दिल्ली क्यों बोल रहे हैं हम? हिंदी में दिल्ली है बट इंग्लिश में इट इज दिल्ली। So Delhi is like an emotion. Delhi means development. Delhi means the heart of India. Delhi means capital, right? Delhi means rapid moving life. दुनिया की, भारत की, है ना, भारत का दिल है वहां पर। भारत में जो विकास है वो आपको दिल्ली के थ्रू देखने को मिलता है। पर ये जो जगह है सीमापुरी, ये दिल्ली के पास होकर के भी दिल्ली से बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का जो विकास है वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो नहीं पहुंची है। यहाँ पर साफ पानी तक नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दिल्ली के पास होकर के भी दिल्ली से कोसों दूर है, क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो यही जगह कहीं आसपास खड़ी ही नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर ना बात हो रही है साहिबे आलम की। साहिबे आलम जो कि एक छोटा सा बच्चा है और बस कचरे का ढेर, रैग पिकर है, वो कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं ना, बस उसको इंग्लिश में हम रैग पिकर कहते हैं। सो वो रैग पिकर है जो कि बोरी लटका करके सुबह सुबह, एकदम जैसे चिड़िया आती ना, सुबह सुबह आ जाता है नंगे पांव, कचरा बीनता है और फिर जैसे चिड़िया जो होती है दोपहर तक अपने अपने घोंसलों से वापस घुस जाती है अपने घोंसलों में, वैसे ही वापस चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो एक दिन ना ये हमारी राइटर को अनीस जंग को टकरा जाता है। अब राइटर इनसे बोलती है कि भाई तुम पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं करते, स्कूल वूल क्यों नहीं जाते? तो ये बोलते हैं कि भाई स्कूल कैसे जाएं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खुलवा दूं क्या तुम स्कूल जाओगे? तो बोलता है हाँ जरूर। अब यहां पर हमारी अनीस जंग ने एक बात तो उससे कह दी, वो तो बोलने का एक तरीका था, उन्होंने बात तो कह दी। हमारा जो साहिबे आलम है वो एक दिन देखता है दोबारा से अनीस जंग जा रही है, तो भाग के उनके पास आता है, कहते दीदी 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 आपका स्कूल बन गया, आप कह रहे थे ना उस दिन स्कूल खुलवाओगे, तो मैं चलूंगा, आपका स्कूल बन गया। अब यहाँ पर अनीस जंग को थोड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने शायद एक बच्चे के दिल में एक ऐसी उम्मीद जगा दी जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। तो वो बताती है कि नहीं बेटा देखो, स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि अब ना यहाँ से पूरी कहानी बताई जा रही है साहिब आलम की। साहिब के पास चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए, और जब हमारी अनीस जंग उससे पूछती हैं, और साहिब का एक पूरा गैंग है, ठीक है, जब वो उससे पूछती हैं कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो आप समझ रहे बेटा, कई बार होता क्या है ना लाइफ में, जब हमारे पास कोई चीज होती नहीं है तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप से कोई ना कोई एक बहाना दे देते हैं। अब इन बेचारों के पास इतने तक पैसे नहीं थे कि ये चप्पल भी अफोर्ड कर सके, पैरों में चप्पल भी पहन सके, नंगे पैर घूमते थे। तो इन्होंने उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक ना विचार धारा एक उनकी सेट थी, एक उनका एक नोशन था कि
हमारे में चप्पल पहनी नहीं जाती है, मतलब है ना, चप्पल हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है, बट वो कहते हैं कि चप्पल पहनी नहीं जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, उस चीज को भी, उस बात को भी रफा दफा कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर अब बना बोला जाता है कि ये जो कचरा है ये बच्चों के लिए क्या है, ये बच्चों के लिए है, ये फॉर चिल्ड्रन रैप्ड इन वंडर्स। ये जो कचरा है ये बच्चों के लिए वॉन्डर्स, यानी कि उनको ना कुछ भी मिल जाएगा उसमें से। ये उनके लिए बहुत ही आप कह सकते हैं एक्साइटिंग सी एक चीज है कि जब भी वो कचरा बीनने चाहते हैं, कभी उसके अंदर उन्हें 1 रुपया मिल जाता है तो उनको लगता है अरे इसमें से और 10 रुपए मिल सकते हैं, और ढूंढने लग जाते हैं। तो उनके लिए ना वो अलग अलग चीजों से लिपटा हुआ एक सरप्राइज के तरीके से। पर पेरेंट्स के लिए क्या है, ये पेरेंट्स के लिए इनके रोजी रोटी का जरिया है, यहीं से इनकी रोजी रोटी आती है। ठीक है, अब देखो साहिब आलम के नाम का मतलब क्या है, पूरी दुनिया का राजा। लेकिन देखो बेचारे की हालत कैसी है ना, स्कूल तो छोड़ो, मतलब चप्पल तक अफोर्ड नहीं कर सकते वो। तो यहाँ पे ये पूरी बेसिकली बेटा आपकी कहानी है कि कैसे साहिब जो है वो अपने घर का गुजारा करने के लिए, अपने माँ बाप की मदद करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कैसे एक चाय की टपरी पर 800 रुपए के लिए काम करने लग जाता है, जहां पर उसको पूरे हर रोज 3 समय का खाना भी मिलता है। लेकिन अब वो काम तो कर रहा है, पहले वो साहिब जो है अपनी मर्जी का मालिक था, जब आता था तब काम करता था, जब मन करता था तब वो एक बोरी उठाया करता था। अब वो किसी के यहाँ पर चाय की टपरी पे काम करने लगा है, 800 रुपए उसे मिलते हैं, खाना मिलता है, लेकिन अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। अब उसके बेशक पैरों में चप्पलें तो हैं, जूते तो हैं, लेकिन वो जो कंधे पे रखा हुआ बोरा था वो अब और भारी हो चुका है, उसमें और ज्यादा वजन आ चुका है, क्योंकि वो वजन जो है वो स्टील के कनस्तर का नहीं बल्कि उन जिम्मेदारियों का है जो उस छोटे से बच्चे को अपने कंधे पर उठानी पड़ रही हैं। और इस तरीके से बचपन में ही जो बचपन है उसका वो उससे कोसों दूर जा चुका है। अगला जो कहानी है हमारे पास वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश की कहानी है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद हमारे भारत का हम कहते हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। चूड़ियां, कांच का जितना सामान है वो यहीं पर बनता है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की गलियों को अगर आप देखोगे तो धूल धक्कड़ से भरी हुई हैं। वहां पे कारखाने बने हुए हैं जहां पर लोग जाकर के अंधेरे में, डिंजी सेल्स, अंधेरे में जाकर के कारखानों के अंदर वो काम करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हवा पानी नहीं होता, सनलाइट तक नहीं होती है, और इतनी कम रोशनी में पूरे पूरे दिन काम करना कि जब आप बाहर निकल रहे हो तो बाहर भी अंधेरा हो चुका है, तो पूरे पूरे दिन काम करना और वहां पे कांच के साथ काम करना, उसकी घिसाई वगैरह करना। तो इतनी कम रोशनी में काम करते 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 होता क्या है, इतने ज्यादा हजार्डियस कंडीशंस में काम कर रहे हैं, घातक कंडीशंस में काम कर रहे हैं कि लोग बहुत कम उम्र में अपनी देखने की शक्ति तक खो देते हैं। ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं। और मुकेश का जो परिवार है वो भी कुछ इसी तरीके से इन्हीं भट्टियों में काम कर रहा है। फिरोजाबाद के एक स्लम एरिया में वो रहता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे, डिंजी सेल्स होते हैं, एयर नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार गलियां हैं। जो हमारे मुकेश जब अनीस जंग को लेकर के जाता है अपने घर पर, तो वहां देखने को मिलता है कि मुकेश का घर मुश्किल से एक कमरा है जिसके अंदर, जिसका जो दरवाजा है वो भी इतना वॉबली है, यानी कि आप लात मारोगे तो वो दरवाजा शायद निकल के ही हाथ में आ जाए। ठीक है, वहां पर देखा जा रहा है कि मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी शादी हो चुकी है, और जिस औरत से शादी हुई है वो हार्डली मुकेश से कुछ ही साल बड़ी होगी। ठीक है, और उन्होंने इतना बड़ा बड़ा घूंघट कर रखा है। घर में जो सबसे मुखिया हैं वो है मुकेश के पिता, और कैसे वो खाना पका रहे हैं, और मुकेश के पिता के घर में एंटर करते ही कैसे वो जो उसकी भाभी हैं वो एकदम चुपचाप से पीछे चली जाती हैं। तो हमें वो प्रॉपर तरीके से वो जो प्रथा फॉलो होती आई है हमारे इंडिया के अंदर वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। गरीबी देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे घरों के अंदर गाय भैंस से लेकर के इंसान सब एक ही साथ रह रहे होते हैं, इतनी गरीबी है। यहाँ के लोगों का मानना यह है कि ये जो देखो पहले के जमाने में भारत में बेटा होता क्या था ना, कि जो लोगों का कार्य है, जो लोगों का आप कह सकते हैं प्रोफेशन है, वही उनका नाम होता था। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चूड़ी बनाने वाले के घर में पैदा हुआ है तो उसका सरनेम ही ये बन चुका है, चूड़ी बनाने वाला, चूड़ी वाला। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो बहुत आपको आज के टाइम में भी अगर आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट ट्रू, तो आप जाकर के अपने माँ बाप से पूछेगा, आज के टाइम में भी ऐसी कास्ट मौजूद है, उनका नाम ही वो है, उनका सरनेम ही वो है जो उनका काम था, जो वो काम किया करते थे, जो उनके घरों में काम चलता आ रहा है। और ये सरनेम ऐसे नहीं पड़ जाता कि जस्ट बिकॉज मैंने काम करना चालू कर दिया तो मेरे परिवार का सरनेम ये हो चुका है। हम चूड़ी बनाते हैं, मैं चूड़ी बनाती हूँ तो मेरे परिवार का सरनेम ये हो चुका है। नहीं, ये सरनेम ऐसे बनाए क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आया है।
पर दादा शायद ये काम किया करते थे, फिर उन्होंने अपने बाकी 2 बच्चों को, दादा को ये काम सिखाया, दादा ने अपने बच्चों को ये काम सिखाया, पापा ने काम सीखा, फिर बाप ने काम सीखा, तो चाचा वाचा, फिर उन्होंने अपने घर में सभी को ये काम सिखाया, तो पीढ़ियों से वो काम चलता चला आ रहा है, तो इस वजह से उनका नाम बन गया। और यही प्रथा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं उनका ये मानना है, उनसे अगर पूछो ना कि आपके सपने क्या हैं, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो लोगों के पास सपने नहीं है। वो इतने ज्यादा फोकस्ड हैं उस चीज के ऊपर कि उनके सपने ही मर चुके हैं। उनको पता है कि इससे बाहर को जिंदगी है नहीं। तो उनका जब बच्चा एक पैदा होता है ना परिवार में, तो ये मान लिया जाता है कि उसका जो फेट या डेस्टिनी है वो डिसाइडेड है। चूड़ी बनाने वाले के घर में पैदा हुआ है तो चूड़ियां ही बनाएगा। अगर हमारे घर में सब लोग कांच की इंडस्ट्री में काम करते तो इस बच्चे का भी भविष्य वही है, वो भी उधर ही जाने वाला है, यही माना जाता है। लेकिन ऐसी गलियों के बीच जहां पर सपना देखना भी लोग भूल चुके हैं, उनको ये तक नहीं मालूम है सपना होता क्या है, क्योंकि सपना उनके लिए कुछ बचा ही नहीं ना, उनको तो पता है उनका प्री डिसाइडेड करियर है, राइट। ऐसी गलियों में मुकेश एक बच्चा है जो कि सपना देखता है, उसे मैकेनिकल इंजीनियर आप कह सकते हो, मैकेनिक बनना है, गाड़ी चलाना चाहता है, ठीक है। तो इस मुकेश की कहानी है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे इन लोगों को ना गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट के भी सताए हुए लोग हैं ये, ठीक है, मिडलमैन के सताए हुए लोग हैं ये। इस बीच में सारी बंधनों को तोड़ते हुए, ठीक है, सारे इस प्रथाओं को तोड़ते हुए, इस सोच को तोड़ते हुए मुकेश सपना देख रहा है मैकेनिक बनने का। और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैकेनिक बनने के लिए उसे कितना ही दूर जाना पड़े, कितना कष्ट उठाना पड़े, ही इज वेरी डिटरमिन्ड। ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर का हमने थीम देखा, राइट, हमने इसका पॉइंट वाइज समरी कर लिया। अगर हम कैरेक्टर स्केच पे आ जाए, साहिब आलम। सो साहिब आलम इज अ यंग बॉय, ठीक है, हु लिव्स इन सीमापुरी। मैं बेसिक मेन कीवर्ड्स आपके लिए मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना इनको बोला जा रहा है कि ये स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स यानी कि ये कहाँ के रहने वाले हैं बेटा, बांग्लादेश में ढाका के रहने वाले हैं। वहां पे ना खूब तूफान आते थे, इनका घर वहां से बर्बाद हो गया, तो ये दिल्ली में उठ करके आगे रहने लग गए हैं, ठीक है। चलो, इसके नाम का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ हिज नेम इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और पर ये इसकी असलियत के साथ बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक है, ठीक है। रैग पिकर है ये, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। रैग पिकिंग जो है इसका सोर्स ऑफ जॉय एंड मिस्ट्री एंड इनकम भी है ना। साहिब आलम जो है कभी कभार उसे 1 रुपया मिल जाता है तो वो और पैसे ढूंढने के लिए उसमें खोजने लग जाता है। अगला, अगर हम मुकेश की बात करें, मुकेश भी एक यंग बच्चा है, ठीक है बेटा, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है, ठीक है। मुकेश का अगर हम देखें तो मुकेश और उसकी जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लगी हुई है, छोटा सा घर है उनका, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आप मेन यहाँ पर लिखेंगे। डन, ठीक है, प्लीज गो थ्रू इट। अगला आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर्स नेम इज, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, द चैप्टर्स नेम इज व्हाट, द चैप्टर्स नेम इज डीप वाटर, रिटन बाय W.O. डगलस या विलियम डगलस। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। ये बहुत ही जाना माना नाम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो टेंशन ना लीजिए, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये हैं कौन, ठीक है। कहानी विलियम ओ डगलस की है, विलियम ऑरविल डगलस इनका नाम है, विलियम ऑरविल डगलस की कहानी है, लिखी भी इन्होंने ही है। सो बेसिकली इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑफ विलियम ओ डगलस। एंड डीप वाटर टॉक्स अबाउट हाउ टू ओवरकम आवर ओन फियर्स इन लाइफ। जिंदगी में डर किसको नहीं लगता, गला किसका नहीं सूखता, सबका होता है, लेकिन डर पे काबू पाने से ही आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से जी पाओगे। सबकी लाइफ में अलग अलग फोबिया होंगे, राइट, एंड द थीम ऑफ द चैप्टर इज फोबिया, द थीम ऑफ द चैप्टर इज ओवरकमिंग फेयर। सो बेसिकली देखो, मुझे भी डर लगता है, आप अपने डर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको किस चीज से डर लगता है। तो चलो एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। सो बेसिकली अगर मैं किसी लिफ्ट में चले जाऊँ, मुझे बहुत डर लगता है। पहली बात तो मैं अकेले लिफ्ट में एंटर करना पसंद नहीं करती, और अगर मैं लिफ्ट में चले जाऊँ और अगर वो बंद हो जाए तो मुझे लगता है कि आई एम गोइंग टू डाई, मेरे को सांस नहीं आएगी और मैं मर जाऊंगी। मुझे अगर एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए तो मुझे अंधेरे कमरे में घुटन होने लग जाती है, अगर मुझे वहां पे कुछ भी लाइट ना दिखे तो आई स्टार्ट शाउटिंग, येलिंग, स्क्रीमिंग, ठीक है, आउट ऑफ फेयर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे अब मैं तुम्हें नाम बताने लग जाऊंगी तो रात हो जाएगी। मुझे डर तो बहुत चीज़ों से लगता है, मुझे रेप्टाइल से बड़ा डर लगता है, मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे चोट लगने से डर लगता है। तो बहुत सारे अलग अलग फियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना जिनको चोट लगने से डर लगता है, आप में से कोई अगर ऐसा हो तो वो करते क्या है कि वो लाइफ में ना इतने सारे एडवेंचरस चीज़ों को ही अवॉइड करते हैं। एंड जब आपने लाइफ में कभी कुछ एडवेंचर किया ही नहीं, जब आपने जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं, तो जिंदगी जी क्या। सही बात है। मैंने एक ना बहुत ही बचपन में एक बुक में पढ़ा था कि आप जिस जगह पे पैदा होते हो, अगर आप वहीं पे मर जाओ ना
तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी कि आप जहां पैदा हुए और आप वहीं मर गए। तो ये जिंदगी एक बार मिलती है और बहुत, हमारे तो हिंदू शास्त्रों में बोलते हैं ना कि बहुत समय बाद मिलती है, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। बी अ काइंड पर्सन, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो ये चैप्टर हमें यही सिखा रहा है कि आपको एक काइंड इंसान बनना है, और अगर इस जिंदगी में भी तुम्हारे ऊपर डर ने काबू किया तो तुमने जिंदगी क्या जी। डर पे तुम्हारा काबू होना चाहिए, डर तुम्हें काबू नहीं करना चाहिए। और यही हम देख रहे हैं बहुत लोगों को। देखो, मैं खुद उनमें से एक हूं जिसको गहरे पानी से बहुत डर लगता है। मैं स्विमिंग पूल में तब तक ही जा सकती हूँ जब तक पानी यहाँ पर है। जैसे ही मेरा अगर पानी का स्तर यहाँ तक आया ना, तो आई कैन नॉट लाइक गो डीप इनसाइड द वाटर, मेरे को पैनिक होने लग जाता है। और ऐसे ही तो अब यहाँ पर ये कहानी भी हमारे विलियम और डगलस की, कि कैसे ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से उनको गहरे पानी का डर उनके मन में बैठ गया। अब गहरे पानी का डर बैठ गया तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी कुछ नहीं किया उसको लेकर के। जैसे हम होते हैं, डर लगता है तो लगता है भाई, अगर मुझे गहरे पानी का डर है तो मैं गहरे पानी को अवॉइड करूंगी। बट उनको धीरे धीरे समझ में आया कि जितना मैं गहरे पानी को अवॉइड कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ तो दोज गाइज आर हैविंग सो मच फन और मैं लेफ्ट आउट हो जा रहा हूँ। तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने सोचा कि भाई देखो, कैसे करके इस डर पे तो काबू पाना पड़ेगा, कुछ तो इसका करना पड़ेगा। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई कि कैसे उन्होंने ओवरकम किया अपने फियर को। एंड अल्टीमेटली जब उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया तो फिर ये कहानी बेसिकली इट इज एन एक्सर्प्ट, ये एक्सर्प्ट है, यानी कि इन्होंने ना एक पूरी बुक लिखी थी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि डीप वाटर से इनका कैसे डर काबू किया, इन्होंने डर पे काबू किया, कैसे वो डर इनके मन में आया था, उसकी कहानी है ये। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर बस यही आपको बता रहा है कैसे डर इनके मन में आया और कैसे उस डर पे इन्होंने काबू किया था। तो राइटर का नाम प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, विलियम ओ डगलस। ठीक है, अब बेटा चैप्टर की जो थीम है, तो वो जो मेजर थीम है चैप्टर की, तो वो तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट हिज fear of water and how he finally overcame it. The main theme of the chapter is this. ठीक है, यहाँ पे पूरा ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट वो बता रहे हैं कि क्या उनके साथ हुआ था जब वो 8 साल के थे, और फिर उसके बाद 11 साल के थे, तब उनके 8 नहीं 3-4 साल के थे, उसके बाद 11 साल के थे, तो उनके साथ YMCA में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनके मन में डर बैठ गया, कैसे उन्होंने डर पे काबू पाया, दैट इज इट। अब बेटा यहाँ पर ना विलियम डगलस के बारे में बात होगी तो आपको ना 2-3 चीजें उनके बारे में याद रखनी है। ही वॉज वेरी 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 डिटरमिन्ड, उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है, वो वाला एटीट्यूड था इनके अंदर। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, फिर तो डर को काबू में करना हो या फिर माउंट एवरेस्ट पे फतेह पाना हो, कुछ भी करना हो, determination is the most important ingredient that one requires to achieve anything and everything that one aspires to do, right? अगर आपको भी कुछ करना है, अगर आप डिटरमिन्ड हो तो आप कर सकते हो उस चीज को। तो बस यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, अब अगर हम एक बार चैप्टर के बारे में बात कर ले तो बेटा चैप्टर ना आपको थोड़ा तरीके से समझना पड़ेगा। तरीके से इसका मतलब क्या है, चैप्टर को ना यहाँ पे 2 इंसिडेंट्स के बारे में बात हुई है। क्वेश्चन आपको घुमा करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्या आ सकता है बच्चे, कंफ्यूजन आपके लिए ये आ सकता है कि चैप्टर बोलेगा कि बताइए हमारे डगलस को एवर्जन कब हुआ पानी से। एवर्जन का मतलब है डिसलाइकिंग। ठीक है, आप डिसलाइक कर रहे हो, आपको पानी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो कब हुआ था, वो तब हुआ था जब पापा के साथ गए थे कैलिफोर्निया के बीच पर, पानी एकदम से जोर की लहर आई, पानी में गुड़ुप कर गए, है ना, उन्हें लगा हे भगवान पानी में मर जाऊंगा, और पापा ने उनको खींच लिया ऊपर। तब उन्हें पानी नापसंद हो गया था, उन्हें तब डीप वाटर पसंद आना बंद हो गया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाना बंद कर दिया था, पानी से एकदम डर गए थे, मन में डर बैठ गया था, एवर्जन थी। ठीक है, तो बच्चे कब थी, ये थी जब वो 3 से 4 साल के थे। ठीक है, जब वो विजिट कर रहे थे कैलिफोर्निया बीच पे पापा के साथ, तब उनके साथ एवर्जन हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर तब क्या हुआ था, तब तक मन में घृणा नहीं आई थी, तब तक मन में डर नहीं बैठा था। लेकिन अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर किसे बोला जा रहा है, जो YMCA में हुआ था जब ये 10 से 11 साल के थे। तो बेटा 2 यहाँ पे चीजें हैं, आपको वो कंफ्यूज करने के लिए या आपकी ना चैप्टर को लेकर अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि बताइए डिस्क्राइब द एवर्जन ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर दैट हैपेंड इन YMCA। दोनों चीजें पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। मिस एडवेंचर यानी कि तब जब वो एक बिग बुली ने उनको पानी में फेंक दिया था, और आपको पता होना चाहिए कि एवर्जन तब हुआ था जब पापा के साथ गए थे। तो मिस एडवेंचर कब हुआ था बेटा, जब वो ना पोल के साइड में बैठे हुए थे, एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय यानी कि एक बुली सा एक लड़का हट्टा कट्टा आया, उसने बोला हाँ भाई तेरे को पानी में फेंक दूं क्या, और उठाया और पानी में फेंक दिया। और फेंका कहाँ, जहां पे पानी सबसे ज्यादा गहरा था, 9 फीट गहरा, वहां पे फेंक दिया।
ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप बात करेंगे। और फिर वो हुआ कि उन्होंने कैसे प्लान बनाया, क्वेश्चंस यहाँ से आते कि उन्होंने कैसे प्लान बनाया। तुरंत पानी में जाते ही कितने अलर्ट थे वो, उन्होंने सोचा जैसे ही पानी में गिरे उन्हें समझ में आया कि मैं पानी में हूँ, उन्होंने तुरंत प्लान बनाया कि जैसे ही मैं पानी में नीचे जाऊंगा, जमीन पे जाकर के एकदम ऐसे पुश करूंगा एकदम कॉर्क की तरह, और फ्लंग करता हुआ ऊपर आऊंगा, पानी पे लेट जाऊंगा और तैर करके बाजू में पहुंच जाऊंगा। उन्होंने ये प्लान बनाया, बट क्या प्लान ने काम किया? कैसे काम करता भाई? फिजिक्स शायद हमारे डॉक्टर कह रही हूँ विलियम डगलस को पता नहीं थी, तो फिजिक्स ने उनका साथ नहीं दिया। तो बेसिकली इनका प्लान था। यहां से उनके मन में अब इस पूरे मिस एडवेंचर का असर क्या पड़ा उनके ऊपर? असर ये पड़ा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, ठीक है, कांपने लग गए थे, मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था, डर ने उनको इतना ज्यादा जकड़ लिया था कि उसके बाद से वो पानी को एट ईच एंड एवरी कॉस्ट वो अवॉइड किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कभी दोबारा पूल में गए नहीं। साथ ही साथ हुआ क्या बेटा, फिर अब इस डर की वजह से सब्सिक्वेंटली उनके साथ हुआ क्या कि उनके सभी फ्रेंड्स वगैरह पानी को एंजॉय करते थे, इधर उधर रिवर वगैरह में जाया करते थे एंजॉय करने के लिए, बट ये कभी भी वो हमारे डगलस साहब जो हैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे इन सभी चीजों को, बिकॉज ऑफ द फियर दैट ही हैड इन हिज माइंड। ठीक है, चलो अब यहां से उन्होंने अपने फियर को कॉन्क्वर कैसे किया? तो बेटा उन्होंने फतेह जीत अपने काबू में ऐसे किया था डर को कि सबसे पहली बात है बेटा उनके ट्रेनर की बात होगी यहाँ पे। उनके ट्रेनर ने उनकी बहुत मदद की थी, और क्वेश्चन यहाँ से आ भी जाता है कि ट्रेनर का एक बार कैरेक्टर स्केच दे दीजिए। ट्रेनर बहुत ही ज्यादा पेशेंट था, बहुत ही स्किल्ड था, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई देखो एक बड़ा आदमी है, लेकिन जाहिर सी बात है उसका डर बैठा हुआ है बचपन का। बहुत पेशेंटली उस ट्रेनर ने उनको सिखाया। कैसे सिखाया आपको पता होना चाहिए। एक बेल्ट उनके कमर पे बांधी गई, पुली से उस बेल्ट को अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ था, पानी में धीरे धीरे करके उनको नीचे डालते थे, ठीक है, नीचे लोअर किया करते थे, फिर वो पानी में हाथ पैर चलाना सीख रहे थे। पहले उनको हैंड मूवमेंट सिखाई, फिर लेग मूवमेंट सिखाई, ऐसे कर करके धीरे धीरे उन्हें सिखाया। तो आप ये सारी चीजें लिखोगे कि ये सारी चीजें उन्होंने इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी थी। और फिर लास्ट में आप बताओगे कि ट्रेनिंग जब उनको मिली तो लास्ट में हुआ क्या, उन्होंने अपने डर पे काबू कैसे पाया बेटा? तो डर पे ऐसे काबू पाया कि लास्ट में उन्होंने जब सीख लिया था, अच्छे से उन्होंने कर लिया था कि भाई ठीक है इस तरीके से होगा सारी चीजें, मतलब मेरे को आ गया है स्विमिंग करना, तो लास्ट में फाइनली वो कहाँ गए थे? वेंट टू लेक वेंटवर्थ, वहां पे जाकर के उन्होंने स्विम किया था। ठीक है, उनको फिर भी कहीं कहीं बीच में लग रहा था कि मुझे डर लग रहा है, तो वो डर को बोलते थे कि हाँ भाई तू मुझे डराएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे लेक कह रही हूँ डर पे काबू पाया। और उसके बाद आप बताओगे कि फिर फाइनली क्या हुआ था? फिर फाइनली उन्होंने अपने पूरे डर पे काबू पा लिया था जब उन्होंने जाकर के है ना एक बड़े से लेक में स्विमिंग की थी। और लास्ट में वो क्या रियलाइज करते हैं? लास्ट में वो रियलाइज करते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि डर से डरो और किसी चीज से मत डरो। अगर डर तुम्हारे मन में आ रहा है तो तुम्हें उस बात से डर लगना चाहिए, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, आपके दिमाग में है वो, रियलिटी में कुछ भी नहीं। तो बस यही चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारे सामने, अच्छा इसकी थीम तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके सामने, यस। एंड चैप्टर का जो बेटा बेसिक कैरेक्टर स्केच है, द बेसिक कैरेक्टर स्केचेस ऑफ योर राइटर ओनली, विलियम डगलस ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर हैं, विलियम डगलस का ही ये चैप्टर है, विलियम डगलस की ही कहानी है, इन्हीं के ऊपर पूछा जाएगा, तो आप चैप्टर में से इन्हीं के बारे में बात करोगे। ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड, ठीक है, और कैसे उनके साथ बचपन में क्या क्या चीजें हुई, हाउ ही ओवरकेम हिज फियर, ये सारी चीजें बताओगे। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर स्केच है, ये आपके चैप्टर की थीम थी जो कि मैंने लिख दिया, माइंड मैप समरी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दोबारा बोल रही हूँ बेटा, फॉर पीडीएफ प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। जस्ट अगर आप 100 कमेंट्स भी आ जाते हैं ना वीडियो के नीचे कि यस मैम वी वांट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, तो फ्री लिंक यहीं पर कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज का सेकंड लेक्चर कल आएगा, यानी कि 5 मार्च को, जहां पर रेस्ट ऑफ द 4 चैप्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग जो 4 चैप्टर्स हैं उनको, उसके लिए भी प्लीज रेडी रहिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है, मतलब वीडियो क्या मतलब है, जो समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आया है, लग रहा है कि यस मैम ये चीजें हमें चाहिए थी, ठीक है, माइंड मैप भी है इसके अंदर, कैरेक्टर स्केच भी है इसके अंदर, थीम भी है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एंड गाइज इफ यू आर न्यू टू द चैनल, क्लास 12 के बच्चों नए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके जाओ। CUET की भी इंग्लिश की क्लासेस होंगी यहाँ पर, समझ रहे हो? हाँ, तो सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। चैनल बहुत छोटा है आई नो, बट एक्सपीरियंस मेरा छोटा नहीं है, ठीक है, आई होल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ठीक है, नया चैनल बनाया है, तो आप ही लोगों से और आप ही लोगों के सपोर्ट से और प्यार से ये बड़ा होने वाला है चैनल। तो बस आपको वही करना है, तो सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, लास्ट चैप्टर पर आ जाते हैं भाई, मेरा फेवरेट चैप्टर है यार,
ये मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, द रैट ट्रैप। इस चैप्टर से जो सीख मिलती है ना, वो लाइफ में तुम मानोगे नहीं। मैं पिछले 6 साल से, जब से इस 12th क्लास को पढ़ा रही हूँ, मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को ना, अब आपके साथ तो मैं इतने लंबे समय से जुड़ी नहीं थी, हम अभी अभी मिले हैं, हमारा अभी अभी बॉन्ड हुआ है, तो मैं आप लोगों को ना इस चैप्टर को इतना डिटेल में शायद नहीं पढ़ा पाऊँ, लेकिन हाँ, इसका क्रक्स जरूर मैं आपको दूंगी। बट इस चैप्टर को मैं जब से पढ़ाते आ रही हूँ ना, मैं इस चैप्टर की सीख अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करती हूँ। सच में, मतलब मैं अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करती हूँ इस चैप्टर की सीख को, और मैं हर एक बच्चे को समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। प्लीज राइटर के नाम की स्पेलिंग को ध्यान में रखेंगे। चैप्टर से थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब बस मेरे को ना 10 मिनट के लिए अपना ध्यान इधर की तरफ कर दो, आकर्षित बोलेंगे क्या, प्लीज अपना ध्यान जरा इधर लेकर के आए। बस मुझे अपने 10 मिनट दे दीजिए, एंड ये 10 मिनट बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। चैप्टर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा डीप जाकर के थोड़ा फील करके समझेंगे इस चैप्टर को। सो बेसिकली ये चैप्टर में ना कहानी क्या है, ये चैप्टर ना एक आदमी की कहानी है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, पहले ना मैं रिलेटेबल बनाती हूँ इस चैप्टर को। रिलेटेबल मैं ऐसे बनाऊंगी कि देखो यार, लाइफ में ना हम कहीं ना कहीं, आप ये तो मानते हो ना, मेरे साथ अग्री करते हो कि बुरा तो इंसान कोई नहीं होता। जब माँ के पेट से हम जन्म लेते हैं तो हम ये कोई इंसान बुरा होता ही नहीं है भाई। वो जो बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, और यू कैन से 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का भी जो बच्चा होता है, वो अच्छा बुरा जानता ही नहीं है। उसके लिए ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं होते अच्छे बुरे। हर एक इंसान जो जन्म लेता है वो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर आपको देखने ना, ह्यूमैनिटी अगर आपको देखनी है, इंसानियत आपको देखनी है, तो आप एक छोटे से नवजात शिशु को देखो, वहां से पता चलेगी आपको कि सबसे प्योर चीज क्या होती है। ये जिंदगी होती है जो हमें सिखाती है यहाँ पर छल कपट क्या होता है, धोखाधड़ी क्या होती है ना, लोगों के साथ रूड बिहेवियर क्या होता है, बुरा किसी के साथ करना क्या होता है। ये दुनिया में हम आकर के सीखते हैं, हम अपनी मम्मी के पेट से या भगवान से सीख करके नहीं आते हैं चीजें। तो कहीं ना हमारा जो चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, पेडलर का मतलब होता है बेचने वाला इंसान, सेलर। और यहाँ पे वो क्या करता है, रैट ट्रैप बेचता है। उसकी जिंदगी में हमें नहीं बताया गया चैप्टर में कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ है, लेकिन हमें ना कुछ समझ में आ रहा है उसकी बातों से कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। एंड वो जिंदगी को लेकर के ना, दुनिया को लेकर के ना, बहुत ही कड़वे विचार रखता है अपने मन में। देखो आप खुद सोचो जरा, और ये चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी इस चैप्टर पर बेटा आप खुद सोचो। हमारी लाइफ में सबके साथ होता है, यू गाइस आर इन क्लास 12 राइट, आप लोगों ने एक्सपीरियंस करे होंगे बहुत सारी चीजें, दोस्तों के साथ या रिलेशनशिप्स में आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हम अपनी लाइफ में जब लोगों की बारी आती है, जब हम अपनी लाइफ में किसी से मिलते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं इसके साथ बुरा करूंगा, या मुझे इसके साथ गलत करना है, या मुझे इस इंसान का इस्तेमाल करना है। हम अपनी तरफ से बहुत ही प्योर हार्टेड रहते हैं, बहुत ही खुल करके लोगों का स्वागत करते हैं अपनी जिंदगी में, है ना। बट कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे लोग हमसे टकरा जाते हैं जो शायद हमारा फायदा उठाते हैं, जो शायद हमारे साथ जितने प्यार से हम उनके साथ रह रहे थे, शायद वो उस प्यार की कदर नहीं करते, शायद वो हमारी काइंडनेस को गलत वे में ले जाते हैं, शायद हमारी काइंडनेस का ही फायदा उठाया जाता है। तो जिंदगी में एक बार हम ठोकर खाते हैं, बुरा लगता है, जाहिर सी बात है, दूसरी बार हम ठोकर खाते, तीसरी बार हम ठोकर खाते। तो जब हमारी जिंदगी में ऐसा होता चला जाता है कि हमारी काइंडनेस का लोग नहीं समझते, काइंडनेस का जवाब काइंडनेस में नहीं मिलता, इंसानियत का जवाब इंसानियत में नहीं मिलता, प्यार का जवाब प्यार में नहीं मिलता, तो हमारे अंदर की जो इंसानियत है कहीं ना कहीं अंदर चली जाती है, हमारे अंदर की जो अच्छाई है कहीं ना कहीं अंदर चली जाती है। हम भी पत्थर दिल बन जाते हैं, हम भी सोचते हैं ना कि यार ठीक है, साला जब मैं किसी की मदद करने जाता हूँ, जब कुछ अच्छा करने जाता हूँ, कोई इंसान मेरी बातों को समझता ही नहीं, मेरी फीलिंग्स का सब फायदा उठाते हैं, मैं भी अब किसी की बात नहीं समझूंगा। हुआ होगा लाइफ में, सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सभी के मन में ये बात आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोल रहा है ना अभी कमेंट्स में कि मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो, सीधी सी बात है। लाइफ में हुआ होगा कभी ना कभी, हमने सोचा होगा यार मेरे साथ हमेशा इतना गलत होता है, मैं भी अब किसी के लिए मदद नहीं करूंगा, मैं भी अब इस तरीके से नहीं रहूंगा, है कि नहीं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे अंदर से अच्छाई मर चुकी है, नहीं। दुनिया ने शायद इतना जुल्म ढा लिया हमारे ऊपर, या हम ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने हमारी अच्छाई की कदर नहीं करी, तो वो अच्छाई हमारे अंदर कहीं दुबक गई है बेचारी। वो बहुत अंदर जाकर के बेचारी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में छुप गई है, पर अंदर से अच्छाई मरती नहीं है। लेकिन आप खुद ही बताओ, अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी उतनी कदर करे, जो आपकी उस अच्छाई को समझे, जो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा, क्या आप उसके साथ गलत बर्ताव कर पाओगे? नहीं। वो जो अच्छाई हमारे अंदर दब गई थी ना, क्योंकि दुनिया ने उसको समझा नहीं था, वो अच्छाई तब उभर के बाहर आती है जब कोई समझने वाला मिलता है। बस ये चैप्टर में यही कहानी है, बहुत रिलेटेबल चैप्टर है, और यही इस चैप्टर की सीख है
कि देखो यूनिवर्सल गुडनेस सबके अंदर है। भगवान ने जब सबको बनाया था सबके अंदर अच्छाई है, बस वो अच्छाई लोगों के अंदर कहीं छुप जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती। लेकिन अगर आप प्यार से लोगों के साथ बर्ताव करोगे, अगर आप लोगों को दूसरा मौका देने में भरोसा रखते हो, तो वो अच्छाई उनके अंदर से बाहर आती है। हर कोई अच्छा है। जस्ट दैट की जिंदगी ने करे इतने सितम कि वो अच्छाई छुप गई। तो आपको वो एक अच्छा फैक्टर बनना है लोगों की लाइफ में, जो किसी के साथ काइंडली बिहेव करेगा, तो देखना आपके साथ भी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर की अच्छाई बाहर निकाल सकते हो। ऐसा ही रैट ट्रैप पेडलर के साथ, उसके साथ ना जाने जिंदगी ने, शायद देखो उसकी बातों से हमें समझ में आता है जिंदगी ने उसके साथ बहुत गलत किया, लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया। शायद उसे बहुत दिन ऐसे भटकना पड़ा जहां उसके पास खाना नहीं था, क्योंकि हमने रैट ट्रैप पेडलर के अपीयरेंस को क्या देखा है, गाल ऐसे घुसे हुए, आंखों में चूहे की तरह भूख थी, उसकी आंखों में भूख नजर आती थी, इतना सूखा एकदम बेजान मरा सा एक भिखारी जैसा आदमी जिसके फटे हाल है, नहाया धोया नहीं है, गले में चूहे की पिंजरेदानी, जो पिंजरादानी के चूहादानी वो गले में लटका के घूम रहा है, चूहेदानी बेचता है, कहीं से इधर उधर चोरी भी कर लेता है, और कहीं कहीं से जब उसे कहीं से इधर उधर भूसा या कोई एक्स्ट्रा सामान मिल जाता है तो उससे वो चूहे का पिंजरा बना करके बेचता है। तो उसकी जिंदगी ऐसे चल रही है, उसके पास कोई कुछ है नहीं करने के लिए, है ना। और रात में, और यहाँ पे कहानी कहाँ की है बेटा, ये कहानी एक ऐसी जगह की है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कहानी में ना सर्दियों का मौसम दिखाया जा रहा है, दिसंबर के आसपास की कहानी है, जब इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उस बेचारे के पास घर भी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है, तो वो लोगों के पास इधर उधर भटकता है, लोगों से प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे अपने घर में रहने दीजिए। तो शायद उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं इतना गलत हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियों को लोगों ने नहीं सुना, उसको नहीं समझा, उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, शायद किसी ने उसके साथ दया नहीं दिखाई, तो इसकी वजह से ना वो दुनिया को लेकर के एक बहुत ही कड़वाहट मन में बिठा चुका है। वो कहता है कि दुनिया जो है, वो एक दिन चलते चलते ना उसे बहुत बड़ा मेटाफर उसके दिमाग में आ जाता है, और मेटाफर उसके दिमाग में क्या आता है, मेटाफर ये आता है कि दुनिया जो है ना ये पिंजरा है चूहे का। जैसे चूहे के पिंजरे के लिए हम चूहे को फंसाने के लिए उसमें लालच लटकाते हैं, उसमें रोटी लटकाते हैं हम, तो उससे होता क्या है कि चूहा उस रोटी को देखता है, उसके लालच में भाग के आता है, और रोटी को जैसे ही वो पकड़ने के लिए पहुंचता है तो वो पिंजरा उस पर बंद हो जाता है और गेम खत्म। वैसे ही जो दुनिया है ये भी एक चूहे का पिंजरा है। इस दुनिया के अंदर ऐशो आराम, जमीन, खाना, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ जो रखा हुआ है ये हम जैसे चूहों के लिए रखा गया है, ताकि हम इनके लालच में आए, और इनके लालच में आकर के जैसे ही हम रोटी, कपड़ा, मकान, ऐशो आराम की जिंदगी के चक्कर में पड़ करके इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये जो ट्रैप है दुनिया का ये हम पे बंद हो जाता है और हम इन्हीं चक्रों में फंस के रह जाते हैं। क्योंकि वो है ना फिर कि भाई मन के तो इच्छाओं को पूरा करा ही नहीं जा सकता, आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए तो वो चाहिए तो वो, तो इस चक्कर में लोग चोरी चकारी भी कर बैठते हैं, गलत काम भी कर बैठते हैं। तो बस वो यही बोल रहे हैं कि दुनिया भी रैट ट्रैप है। बहुत सारे लोग इस रैट ट्रैप में फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग आसपास घूम रहे हैं, फंसने वाले हैं। ऐसे चलते चलते उसके दिन एक दिन दिमाग में ये ख्याल आ जाता है, और वो सोच सोच के बड़ा खुश होता है। देखो जब हम ना किसी को पसंद नहीं करते, उसके बारे में उल्टा सीधा सोच सोच के हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी दुनिया को पसंद नहीं करता होता, क्योंकि बताया ना, फॉर द अनसेड रीजंस, कि भाई नहीं हुआ होगा उसके साथ अच्छा, लोगों ने उसकी कदर नहीं करी, तो उसको भी दुनिया के बारे में सोच सोच के अच्छा सा प्लेजर मिलता है, उसका फेवरेट पास टाइम बन जाता है। अब होता क्या है कि ना एक दिन ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है और उसे लगती है बहुत ज्यादा जोरों से ठंड और भूख, तो उसे ना एक ग्रे कलर का कॉटेज नजर आता है। वो सोचता है चलो भाई यहाँ पे जाकर के किसी इंसान से पूछते हैं कि भैया मुझे रहने दोगे क्या, घर के अंदर रात हो गई है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी यहाँ पर, अब ठंड हो जाएगी, घर में रहने दीजिए। तो अब होता क्या है, वो ग्रे कॉटेज में जैसे ही पहुंचता है, तो ग्रे कॉटेज में पहुंच करके अब यहाँ पर बेटा देखो, सबसे पहली थीम मैंने आपको क्या बताई बच्चों, सबसे पहली थीम मैंने आपको बताई है यहाँ पर एसेंशियल गुडनेस। ठीक है, एसेंशियल गुडनेस यानी कि अच्छाई हर इंसान के अंदर होती है, बस वो अच्छाई किसी वजह से हमारे अंदर छुप जाती है, पर अगर आप उस अच्छाई के बदले में अगर अच्छाई मिलेगी तो हम अपने अंदर से अच्छाई भी निकलती है, मतलब बाहर, समझ रहे हो, है ना, कि अगर किसी के अंदर अच्छाई छुप चुकी है, उसको बस काइंडनेस एंड प्यार से आप वो अच्छाई को वापस जागरूक कर सकते हो। तो सबसे पहली तो आपकी थीम यहाँ पर एसेंशियल गुडनेस है। अब दूसरी थीम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्लीज ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है। जो जो दूसरी थीम हो जाएगी, स्वीडन की कहानी है, ठीक है। स्वीडन की जो कहानी है, स्वीडन बहुत फेमस है रिच आयरन ओर के लिए, फेरी टेल के तरीके से कहानी सुनाई जा रही है बेटी, बेसिकली बेटा ये आपको, कि एक समय की बात है, एक आदमी था, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ट्रैम्प या पेडलर उसको बोला गया, उसकी कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, सैड था, मोनोटोनस लाइफ थी, संकन चीक्स थे, आईज ग्लीमिंग विद हंगर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हुआ क्या था, हम कहाँ पे आ चुके थे कहानी में, कि वो ना एक दिन चलते हुए जा रहा होता है, और उसे चलते चलते होता क्या है बेटा, चलते चलते वो पहुंचता है एक इंसान के घर पर।
जैसे वो उस इंसान के घर पे पहुंचता है, नॉक करता है, तो हमारा वहां पर अब दरवाजा खोलते ही उसे कौन देखने को मिलता है? दरवाजा खोलते ही उसे क्रॉफ्टर देखने को मिलता है। क्रॉफ्टर है कौन? क्रॉफ्टर एक बूढ़ा सा आदमी है, ठीक है, जो कि खुद भी, अब यहाँ पे आप ना ध्यान दीजिएगा, ये थीम है जिसके बारे में ना लोग बात नहीं करते हैं। ये बहुत ही हिडन थीम है। हमारे इस चैप्टर का हर एक इंसान बहुत लोनली है लाइफ में और उसे चाहिए कोई साथी। अब साथी के चक्कर में ही बस पूरी कहानी हो गई। तो यहाँ पे क्रॉफ्टर बहुत लोनली है। उसकी बीवी वगैरह है नहीं, उसके पास बस एक काऊ है, मिल्की नाम है उसका। वो गाय से दूध निकाल करके बेचता है, गाय बढ़िया दूध देती है, उससे उसको पैसे मिल जाते हैं, बस उसी से उसकी जिंदगी कट रही है। अब क्रॉफ्टर को भी क्या था ना, क्रॉफ्टर भी बेचारा जिंदगी में इतना अकेला रहता था। देखो आप जानते हो ना कि हमारी लाइफ में चाहे कुछ दुख आ जाए तो हम सबसे पहले उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि दुख बांटने से हल्का होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो बस वही वाली बात है कि जब तक अगर तुमने क्लास में टॉप मार लिया और कोई बताने के लिए नहीं है तो फील ही नहीं आती कि यार हमने कुछ अचीव किया है। जब तक 4-5 लोगों को बता ना पाए हम वो खुशी, तब तक खुशी जैसी महसूस नहीं होती। अब क्रॉफ्टर इतने समय से अकेला रह रहा था कि उस बेचारे को ना बहुत ज्यादा अंदर से था कि भाई कोई हो लाइफ में, किसी के साथ में बातें कर सकूं, डिस्कस कर सकूं। जिंदगी अकेले कट रही थी। जैसे ही उस रात उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई इंसान आया है और वो नॉक कर रहा है, तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा, उसने बोला हाँ हाँ भाई तुम जो भी हो, रैट ट्रैप पेडलर हो, जो भी हो, तुम्हें रहना है, आओ आओ आओ, जल्दी आओ घर में बैठो। वो घर में उसे घुसा लेता है और आकर के पूरी आवभगत करने लग जाता है वो कि अच्छा तुम्हें सिगार चाहिए, अच्छा मैं तुम्हारे लिए पॉरेज जो है दलिया भी चढ़ा देता हूँ, दलिया भी खाना, सिगार भी पी लो, तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो। बहुत अच्छे से आवभगत करता है। और इतना ज्यादा कि वो ना इतने समय से अकेला था इंसान, इतना लोनली था कि वो क्या करता है कि वो भावनाओं में बह करके सारी जिंदगी के राज बता बैठता है। वो बताता है कि पहले मैं रामजो आयरन वर्क में काम किया करता था, ठीक है, ये जो आयरन मिल है वहां काम करता था मैं, और अब मैं रिटायर हो गया हूं, तो मेरे पास एक गाय है मिल्की, मिल्की नहीं सॉरी बॉसी, और वो इतना बढ़िया मिल्की बोल रही हूँ मैं, कहाँ से याद आ रहा है मुझे मिल्की, सॉरी बॉसी जो मेरी काऊ है वो इतना बढ़िया दूध देती है कि इसके दूध को बेच करके 30 क्रोनर्स का मैंने फायदा उठाया है, 30 क्रोनर्स मैंने अर्न किए हैं, राइट है ना। वो ये बताने लगता है कि मैंने 30 क्रोनर्स जो हैं ये मैंने अर्न किए हैं। अब 30 क्रोनर वो बोलते हैं, अब जैसे हमारा सामने रैट ट्रैप पेडलर बैठा है, उसकी शक्ल से हमारे क्रॉफ्टर को लगता है कि इसे भरोसा नहीं हो रहा, तो वो जाता है, बोलता है रुको। अब होता क्या है, यहाँ पे वो इतनी बड़ी बेवकूफी करता है कि चोर को तिजोरी की चाबी का रास्ता बता देता है। वो जाता है कोने पे, कुंडी पे ना एक अटका हुआ होता है एक हुक पे से ना एक जो लेदर का पाउच है वो निकाल के लाता है, उसमें से 30 क्रोनर 10 क्रोनर के 3 नोट निकाल करके उसके फेस के आगे ऐसे दिखाता है कि ये देख, तुझे भरोसा नहीं हो रहा था ना, ये देख 30 क्रोनर्स मैंने अर्न किए हैं इसका दूध बेच करके। और वो उसको दोबारा से लेदर पाउच में डालता है, जाकर के लटका देता है। अब हमारे यहाँ पर रैट ट्रैप पेडलर को तो पता चल गया कि पैसा कहाँ पर है, राइट। तो अब होता क्या है, ये लोग सोने चले जाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं और सुबह उठते के साथ दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों लोग दरवाजा, हमारा क्रॉफ्टर अपने घर का बंद करता है और चले जाते हैं। दोनों गए हैं, लेकिन जो रैट ट्रैप पेडलर है वो चुपचाप वापस आता है, शीशे में हाथ मार करके शीशा तोड़ करके जो पैसा लटका हुआ था ना वो पाउच निकाल करके भाग जाता है। अब भागता है तो वो बहुत अपने आप पे गर्व महसूस करता है कि वाह यार क्या मस्त चोरी कर ली, किसी को पता भी नहीं चला, है ना, क्या मस्त प्लान बनाया। अब होता क्या है कि जैसे ही वो जाता है ना तो वो सोचता है हाईवे पे से तो जाऊंगा नहीं, पकड़ा जा सकता हूँ, पुलिस का केस हो सकता है, जंगल के रास्ते जाता हूँ। जंगल के रास्ते जाता है, इतना ज्यादा ट्विस्टी सा, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग सा जंगल होता है कि बेचारा वहां पे फंस के रह जाता है और उसे लगने लग जाता है कि भाई जो मैंने सोचा था ना वही मेरे साथ हो रहा है। कि मैंने क्या सोचा था, उसने बोला था ना कि दुनिया भी एक पिंजरा है, दुनिया में लालच है जो हमें ललचाने के लिए है, जैसे चूहे को ललचाने के लिए रोटी होती है, आप उस लालच को पकड़ोगे तो दुनिया का जाल आप पे बंद हो जाएगा। तो वो यही सोचता है कि भाई मैं भी शायद, ये पैसा जो है ये मेरे लिए लालच था और मैं भी चूहा जैसे रोटी के लालच में आता है, मैं भी इसके लालच में आकर के पैसा ले आया हूँ। अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, थक गया हूँ, मरने की हालत में हूँ चल के, और ये जो जंगल है ये एक रैट ट्रैप की तरह मेरे पे बंद हो रहा है। वो बेचारा थक हार के जैसी जमीन पे गिरता है, उसका जैसी जमीन पर ऐसे सर लगता है तो उसे धम धम की आवाज आती है। वो एकदम से उठ करके समझ जाता है कि भाई आसपास ना कोई आयरन मिल है, वहां पे काम हो रहा है, वहीं से आवाज आ रही धम धम की। वो भागते हुए आयरन मिल में जाते हैं और देखो उसे किस्मत कहाँ ले आती है, रामजो आयरन वर्क्स में जाता है। अंदर जाकर के वो जैसे तैसे ना वहां पे ब्लैक स्मिथ से बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाने दो। वो वहां जाकर के रुक जाता है। वहीं पर जो रामजो आयरन मिल के जो हमारे बॉस थे, ठीक है, आयरन मास्टर, वो दिन में 2 बार चक्कर लगाने आते थे क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था कि मेरे यहाँ से सबसे बेस्ट वो निकलनी चाहिए आयरन, ठीक है। तो वो 2 बार चक्कर लगाने आते थे, वो लगाने आते हैं चक्कर। अब वहां पर हुआ क्या कि आयरन मिल के अंदर ना इतनी कम
रोशनी थी, सिर्फ जो भट्टी में आग जल रही थी उसी से रोशनी हो रही थी। तो वो इस बेचारे रैट ट्रैप पेडलर को गलतफहमी हो जाती है, वो सोचते हैं कि ये मेरा पुराना दोस्त है, ठीक है, कैप्टन, और ये सोचते हैं कि मैं कैप्टन, ये जो मेरा पुराना दोस्त है शायद ये वही लेटा हुआ है, और गलतफहमी में उसको अपने घर ले जाने के लिए जिद करते हैं। ये बेचारा मना करने लग जाता है कि नहीं 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 भाई, मैं आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, ऐसा बताता नहीं है, बस ये मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं चलो मेरे साथ। अब जब आयरन मास्टर समझ जाते हैं कि ये नहीं मान रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो ना अपनी बेटी को भेजते हैं, वो अपनी बेटी को भेजते हैं। उनकी बेटी आती है और वो बेटी आकर के क्या करती है, बेटी आकर के बोलती है कि नहीं नहीं सर, मेरे को पता चला कि मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आए हो, मेरे पापा ने मुझे भेजा है, ठीक है। एडला आती है, एडला विल मैनसन, वो आती है, वो बोलती है मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे भेजा है आपको बुलाने के लिए, आप ऐसा नहीं रह सकते हो यहाँ पर, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है, क्रिसमस आ चुका है, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारी कहीं ना कहीं एडला और कहीं ना कहीं आयरन मास्टर, ये दोनों ही अकेले थे। जैसे क्रॉफ्टर अकेला था, उसने किसी अजनबी को अपने घर में बुला लिया, वैसे ये दोनों भी अकेले हैं। ये फिर से रैट ट्रैप पेडलर को अपने घर पे बुला लेते हैं साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। अब रैट ट्रैप पेडलर लड़की को मना नहीं कर पाता, वहां पे वो फिसल जाता है, पिघल जाता है, बोलता है चलो मैं घर चलता हूँ। और जब वो घर जा रहा होता है तब उसे समझ में आता है कि भैया मैंने तो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, चोरी करके बैठा हूं मैं और जा रहा हूं किसी के घर पे रहने के लिए। और इनको जब पता चलेगा कि ये जो मेरे को सोच रहे हैं मैं वो हूं नहीं, तब क्या होगा। ये जैसे ही घर पहुंचता है वहां पे ना, ये इसको बोलते हैं भाई नहा धो के आओ, शेव वेव करने को बोलते हैं। तो जैसे ही ये नहा धो करके वापस आता है, भरे अंधेरे में, अंधेरे नहीं भरी रोशनी में, हमारे जब आयरन मास्टर देखते हैं उसको, बोलते हैं कि क्या बदतमीजी है ये, क्या बकवास है ये, तुम कौन हो, तुम कौन हो यहाँ पे मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि देखो देखो भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, है ना, वेट अ मिनट, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो हूं, मैं, मेरे को लेकर मत आओ, आप ही जबरदस्ती मुझे लेकर के आए हो। वो बोलते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आप पुलिस को बुलाने वाले हो, पर उससे पहले आप मेरी बात सुनो। आप भी ना ऐसे ही जाल में फंस जाओगे जैसे जाल में मैं फंस गया हूँ। ये पूरी दुनिया जो है ये पिंजरे का जाल, ये एक चूहे का पिंजरे के जैसा जाल है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें जो है लालच के लिए हमें बिठाई गई हैं, और कभी ना कभी जैसे मैं लालच में आ गया वैसे आप भी लालच में आओगे, पूरी थ्योरी बताने लग जाता है। यहाँ पे हमारे आयरन मास्टर हंसने लग जाते हैं, कहते चल ठीक है भाई, मैं तेरे को जाने देता हूँ, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, क्रिसमस है, पुलिस को भी इंजॉय करने दो, लेकिन तू यहाँ जल्दी से निकल, दोबारा मेरे घर में नजर मत आइयो। एडला जो है वो रोक देती है, कहती नहीं, हमने इसको ना प्रॉमिस किया था इस आदमी को कि हम इसको क्रिसमस चीयर देंगे, यानी कि क्रिसमस के टाइम पे हम इसको अपने घर पे रखेंगे, है ना, तो हमें वो पूरा करना चाहिए प्रॉमिस। ये पूरे साल भर तो वैसे ही भटकते रहते होंगे, हमें कम से कम क्रिसमस पे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें एक और दिन रहने देना चाहिए। अब उसके पिता उसके आगे कुछ बोल नहीं पाते बेटी के आगे, वो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते ठीक है पछतावा नहीं होगा, वो उसको अपने घर पे रखते हैं। अब यहाँ पे ना हमारा आयरन ये जो रैट ट्रैप पेडलर है वो हैरानी से देखता रहता है, कहते ये एक औरत जिसके साथ मैंने धोखा किया बेसिकली, है ना, वो मुझे घर पे रखने के लिए भी बोल रही है, खाना पीना भी दे रही है। वो इतना हैरान हो जाता है, उसे भरोसा नहीं होता कि कोई इतना काइंड कैसे हो सकता है। फिर वो देखते हैं कि भाई वो ना ये तक कहती है कि तुम अगले साल भी आ सकते हो हमारे घर पे। वो जो सूट वूट पहन के आया है, जो सूट हमारे आयरन मास्टर ने उसको दिया था, वो सोच रहे थे कि उनका दोस्त है ये, दोस्त के नाते जो सूट दिया था, वो कहती है आप ये सूट भी रख लो, ठीक है, और अगले साल भी अगर आपको कोई जगह ना मिले ना क्रिसमस मनाने की, तो आप हमारे यहाँ आ जाना। ये सब आओ भगत देख करके वो बेचारा हैरान बैठ करके बस सोच रहा होता है कि यार ये इतनी काइंड कैसे हो सकती है कोई लेडी। होता क्या है, अगले दिन क्रिसमस होता है, जाहिर सी बात है ये लोग चले जाते हैं चर्च, बाप बेटी, और पीछे से हमारा जो आयरन मास्टर, तो मैं गलत बोल रही हूँ, आयरन मास्टर और एडला चले जाते हैं चर्च। रैट ट्रैप पेडलर जो है पीछे से चला जाता है वापस। जब ये वापस आते हैं चर्च से, तो चर्च में इन्हें पता चलता है कि क्रॉफ्टर के यहाँ पे किसी रैट ट्रैप पेडलर ने चोरी करी थी। तो यहाँ पे हमारे अब आयरन मास्टर समझ जाते हैं कि वही आदमी है जिसको हमने घर पे रखा हुआ है। तो वो एडला पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि पता नहीं अब उसने क्या क्या चोरी कर लिया होगा घर पे। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई कहाँ है वो इंसान। तो वो बोलते हैं कि भैया वो जो पेडलर था वो तो अब जा चुका है। वो बोलते हैं कि भाई चोरी वोरी तो करके नहीं गया है कुछ। तो अब यहाँ पर आयरन मास्टर और एडला को पता चलता है कि वो चोरी करके कुछ नहीं गया, बल्कि वो एक पिंजरा उनको गिफ्ट के तौर पे दे करके गया है। पिंजरे के अंदर वो 30 क्रोनर्स रखे हैं जो उसने चोरी किए थे क्रॉफ्टर से, और एक नोट है, और उस नोट में लिखा हुआ है क्या, उस नोट में लिखा हुआ है एडला को कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया और आपने मुझे कैप्टन के तरीके से ट्रीट किया, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे कैप्टन के तरीके से ट्रीट किया है और मुझे एक सेकंड मौका दिया, है ना बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि आपने मुझे कैप्टन के तरीके से ट्रीट किया और एक मुझे सेकंड मौका दिया, तो इस वजह से मैं आपको लेट डाउन नहीं करना चाहता। मतलब होता है ना कि एक इंसान ने तुम्हारे पे इतनी अच्छाई दिखाई, तुम पे इतना भरोसा दिखाया और तुम उसके साथ भी गलत करके भाग जाओ। देखो जिंदगी की वजह, जिंदगी में दुनिया की वजह से, लोगों की वजह से कितने हमारे अंदर वो आ गई हो, क्या कहते हैं, बुराइयां आ गई हो, या हमने अपनी अच्छाई को मार लिया हो कहीं ना कहीं। पर ऐसा नहीं कि वो अच्छाई हमारे अंदर से गायब हो जाती है, वो अच्छाई दोबारा से हमारे क्या होता है, दोबारा से हमारे मन में वापस से जागती है। अगर कोई इंसान हमें ऐसा मिल जाए जो हमारी अच्छाई को समझ सके,
राइट। और यहाँ पे एडला ने अच्छाई को समझा। एडला ने रैट ट्रैप पेडलर के, रैट ट्रैप कह रही हूँ, यस, सो हमारे पेडलर की अच्छाई को समझा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पेडलर का जो है फर्ज बना कि वो उसकी अच्छाई को, उसको लेट डाउन ना करे, उस लड़की को ये महसूस ना हो कि मैंने किसी पे भरोसा किया और इसने मेरे भरोसे को क्या कर दिया, तोड़ा। तो उसने उसके भरोसे को रखते हुए उसने बोला आपने कैप्टन की इज्जत दी ना, तो अब मैं कैप्टन की तरीके से बिहेव करूंगा। ये रहे वो पैसे और ये रहा वो रैट ट्रैप जो कि एक चूहे की तरफ से है, ठीक है। और आप की अच्छाई की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया, ये सब वो लिखता है और लास्ट में कैप्टन वॉन स्टेल के तरीके से सिग्नेचर करता है, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो कैप्टन के तरीके से सिग्नेचर क्यों करता है, तो आप बताओगे कि रीजन यही था कि क्योंकि एडला ने उसको ट्रीट वैसे किया था, तो वो चाहता था कि वो उसे लेट डाउन ना करे एडला को, और इसी वजह से वो एज अ कैप्टन सिग्नेचर करता है। तो बेटा चैप्टर की जो बेसिक थीम है ना वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। लोनलीनेस इज द थीम, एसेंशियल थीम चैप्टर की आप लोग जानते हो, लाइफ इज वन बिग ट्रैप, इफ यू टेक समथिंग रॉन्गफुली देन यू गेट ट्रैप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेज, ये आपकी थीम है यहाँ पर, ठीक है ना। एसेंशियल गुडनेस ये आपकी थीम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीजों के बीच में लोग कैसे फंस जाते हैं, ये आपकी थीम हो जाएगी यहाँ पर। सो ये 2-3 थीम है। जल्दी से हम इसके कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं। पेडलर जो है बेटा, पेडलर एक बेगर है, ठीक है, नोमैडिक, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसी जिंदगी जीता है। दिखने में कैसा है, फटे कपड़े हैं उसके, घुसे हुए धसे हुए गाल हैं, ठीक है, आंखों में भूख नजर आती है, इधर से उधर भटकता है अपनी वायर से बनी हुई रैट ट्रैप को बेचने के लिए, इधर उधर से चोरी चकारी करके वो अपना गुजारा करता है, ठीक है। ये उसका पूरा का पूरा हो जाएगा क्या, कैरेक्टर स्केच। वो मानता है कि पूरा जो यूनिवर्स है ये एक बड़ा सा रैट ट्रैप है जो कि सिर्फ एग्जिस्ट करता है हमें ललचाने के लिए, ताकि हम चीजों के लालच में आकर के इस जाल में बंद हो जाएं, ठीक है। अगला बेटा अगर हम आयरन मास्टर को देखें तो आयरन मास्टर रामजो आयरन वर्क्स के मालिक हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि रैट ट्रैप पेडलर जो है वो उनका पुराना एक मित्र है, कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक है। साथ ही साथ वो एक अच्छे काइंड इंसान हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो गलत फहमी में ही सही पर इस रैट ट्रैप को अपना दोस्त मान चुके थे, इस रैट ट्रैप पेडलर को दोस्त मान बैठे थे ना गलत फहमी में। तो वो उसके साथ बिहेव जैसा कर रहे थे कि मैं तेरे को खाना पीना भी दूंगा, तेरी लाइफ दोबारा से बन जाएगी, मैं पूरी मदद करूंगा। तो ही वाज अ गुड फ्रेंड, राइट, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो आप ये सब यहाँ से लिखोगे। अच्छा अगला हमारे पास आ जाता है क्या, अगला हमारे पास आ जाती है एडला। एडला का अगर हम देखें तो एडला ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट शी इज वेरी हम्बल, एक्सट्रीमली शाय है, बहुत ही ज्यादा काइंड है, ठीक है। काइंडनेस, चैरिटी, जिसकी वजह से पेडलर का जो चेंज ऑफ हार्ट है वो एडला की वजह से हो पाता है, ये सब आप लिखोगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये था बेसिकली आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो ये थे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। हमारी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के 4 चैप्टर आज हमने खत्म कर लिया। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, विद इन 1 आवर हमने कवर किए हैं, बट या 1 आवर इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई थी बीच में। तो बच्चों अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, चैप्टर तो अच्छा है ही, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, चीजें अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पीडीएफ बच्चों अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, कॉमेंट में अगर आप बताओगे तो आपके लिए पीडीएफ आ जाएगा बच्चा पार्टी। तो आप लोग को क्या करना है, इंग्लिश विद निकिता सिंह आप चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। इंग्लिश विद निकिता सिंह चैनल पे आ जाओ, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम नहीं डाउनलोड करना है कि दीदी यार प्लीज हमें यहीं पे कमेंट सेक्शन में भेज दो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखो और पीडीएफ लिख करके मुझे बताओ पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी के अभी अवेलेबल करवा दूंगी पीडीएफ आपके लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएं क्या, हाँ या नहीं, प्लीज बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चन जो पक्का आ जाएंगे, PYQ प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगी, डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगी, लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगी, कंपैरिजन या पैरेलल वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। अगर आपको वैसी भी कोई एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख देना। अगर 100 से ज्यादा भी कमेंट्स आ जाते हैं तो देखो अगली वीडियो उसी पे आ जाएगी। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में जो कि इसी चैनल पे आने वाली। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट इज अ वेरी न्यू चैनल, ग्रोइंग चैनल है, ठीक है बच्चा। तो आप ही से ये चैनल है, आप ही से मैं हूँ और आपके लिए मैं हूँ। बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अगली वीडियो में मैं आपके बाकी जो 4 बचे हुए चैप्टर्स हैं वो करवा दूंगी हमारे इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपको कम से कम टाइम में इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपके लिए बेटा इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज से ज्यादा अच्छी कोई वीडियो होगी ही नहीं पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडिगो, नेक्स्ट क्लास में इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स एंड इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, इन 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।